हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन और उसकी हिसाबी असर। उससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लाभ का अनुपात, त्याग का अनुपात के बारे में सीखा है। आज हम लोग नए टॉपिक साझेदारी पेड़ी का पुनः मूल्यांकन और उसकी हिसाबी असर। ये जो साझेदारी का पुनः मूल्यांकन है और उसकी हिसाबी असर है, वो आप लोगों को 3 चैप्टर में काम लगने वाला है। सबसे पहले साझेदारों का पुनर्गठन, साझेदारों का प्रवेश और साझेदारों की निवृत्ति। अगर ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपके 3 चैप्टर एकदम आसान हो सकते हैं। खाली एक ही पॉइंट उसमें बदलने वाला है, ख्याति का पॉइंट। बाकी सारी प्रविष्टियां जितनी भी असर है वो सारी असर सेम ही रहने वाली है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। साझेदारों की संपत्ति और पुनः मूल्यांकन किसे कहा जाता है। चालू साझेदारी पेड़ी की बही में संपत्ति और दायित्व की जो कीमतें लिखी हो, वह कीमतें वर्तमान में जो कीमत लाना होता है, वर्तमान की जो कीमत लिखनी होती है, उसे हम लोग पुनः मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोगों ने कुछ साल पहले हमारा फॉर्म स्टार्ट किया था, तब कुछ संपत्ति खरीदी होगी और आज उसकी कीमत बढ़ी है या कम हुई है, तो वह दर्शाने के लिए वर्तमान में पुनः मूल्यांकन करना होता है। तो आप लोगों को पुनः मूल्यांकन समझ में आ गया। और आगे समझे, पेड़ी की बही में जो पुरानी कीमत है, वह पुरानी कीमत को नई कीमत में लाने के लिए संपत्ति और दायित्व को दर्शाया जाता है, उसे हम लोग पुनः मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुनः मूल्यांकन किसे कहा जाता है। अब पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर है, तो उसके लिए हम लोगों को पुनः मूल्यांकन खाते की आवश्यकता होती है। तो संपत्ति और दायित्व को दर्शाने के लिए, पुनः मूल्यांकन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का जो खाता तैयार किया जाता है, उसे हम लोग पुनः मूल्यांकन के खाते के नाम से जानते हैं। और पुनः मूल्यांकन खाते में कमी वृद्धि और नहीं लिखी संपत्ति या तो दायित्व, फायदा और नुकसान लिखा जाता है। तो इतना याद रखना, पुनः मूल्यांकन खाते में कौन कौन सी चीजें आती है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ देखना, सबसे पहले कौन कौन सी हिसाबी असर देनी है। तो पहली असर हम लोगों को देना है, संपत्ति में वृद्धि हो। इसका मतलब संपत्ति बढ़ जाए तो हमारे कंपनी, हमारे फर्म को लाभ होता है, लाभ होता है। अब लाभ कैसे होगा वो भी देख लो। माना कि मैंने जब मेरा फर्म स्टार्ट किया था, तब मकान की बही कीमत या तो खरीद कीमत या तो मूल कीमत 5 लाख की थी, और यही मकान की कीमत वर्तमान में कीमत 8 लाख है। देखो, 3 साल पहले मैंने जब मेरा व्यवसाय स्टार्ट किया था, तब मकान की बही कीमत कितने में मकान मैंने खरीदा था, 5 लाख में, और आज उसकी कीमत कितनी हो गई है, 8 लाख। तो यहाँ पर मकान की कीमत में वृद्धि हुई।
अब वृद्धि कितने की हुई है, तो आप लोग देख सकते हो वृद्धि 3 लाख। कितने का लाभ होगा, 3 लाख का लाभ होगा। तो संपत्ति में वृद्धि लाभ होगा और लाभ पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। उससे उल्टा फर्नीचर, दूसरा ले लेते हैं, संपत्ति में कमी, तो हम लोगों को हानि होगी। फर्नीचर के बारे में सोचते हैं। फर्नीचर, जब मैंने मेरा व्यवसाय स्टार्ट किया था तब फर्नीचर की बही कीमत 50,000 की थी और वर्तमान में उसकी कीमत 40,000 की है। तो यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ है। यहाँ तो 10,000 की क्या हुई है, कमी। तो कमी का मतलब हम लोगों को नुकसान हो गया, कितने का, 10,000 का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोगों को नुकसान होता है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं और वृद्धि होती है तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। से उल्टा अब देखते हैं हम लोग दायित्व में वृद्धि, तो हानि होगी। उससे उल्टा होगा दायित्व में वृद्धि मतलब क्या होता है, जैसे मेरे कोई लेनेदार है, लेनदार को जब मैंने उसके पास से पैसे 2-3 साल पहले लिए थे 60,000 और आज उसको मेरे को कितना चुकाना पड़ रहा है, 70,000। कितना ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, 10,000। 10,000 मेरे को ज्यादा चुकाना है तो मेरे को कितने का नुकसान हो जाएगा, 10,000। तो दायित्व में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है क्योंकि वह मेरा नुकसान है। अब पॉइंट नंबर 4, दायित्व में कमी, तो लाभ होगा। अब कैसे लाभ होगा, जब मैंने मेरा व्यवसाय स्टार्ट किया था तब मेरी देनी हुंडी यहां लिख देते हैं, देनी हुंडी 5,000 की थी और अभी मेरे को वर्तमान में 4,000 ही चुकाना है। प्रारंभ में मेरे पास देनी हुंडी कितने की थी, 5,000 की थी और आज की कंडीशन में वर्तमान में मेरे को कितने पैसे चुकाने हैं, 4,000। कितने कम चुकाने हैं, 1,000। जो 1,000 की जो कमी हुई है दायित्व में कमी, किसमें कमी, दायित्व में कमी हुई। अगर दायित्व हमारा कम हो जाता है तो उससे हम लोग को फायदा हो जाता है। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरे को लाइट बिल 500 रुपए भरने थे और अभी मेरे को बोला गया 400 ही भरना है, तो मेरे को कितने का फायदा हो गया, 100 रुपए का फायदा हुआ। किसमें कमी हुई, दायित्व में कमी हुई। तो दायित्व में कमी हम लोगों को लाभ होता है तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। 5वां पॉइंट, नहीं बही में नहीं लिखी संपत्ति। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति हम लोग हमारे बही में लेखा करना रह गया था, अगर हम लोग को अब मालूम होता है तो हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी, तो हम लोगों को फायदा होगा।
अगर हम लोग बही में कोई संपत्ति लिखना भूल गए हैं, उससे हम लोग को फायदा होता है, तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। उससे उल्टा अगर कोई दायित्व है, वह दायित्व हम लोगों ने बही में लिखा नहीं है, लेकिन वर्तमान में मालूम हो जाए कि अभी इतना दायित्व हम लोग को चुकाना पड़ेगा जो लिखना भूल गए थे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो पुनः मूल्यांकन के कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। संपत्ति की वृद्धि फायदा है, पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। कमी नुकसान है, उधार पक्ष में। दायित्व में वृद्धि, पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में। दायित्व में कमी, तो फायदा हुआ पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। नहीं लिखी संपत्ति फायदा है, पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। नहीं लिखा दायित्व हमारा नुकसान है, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में। तो 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम लोग आगे के वीडियो में रोजनामचा देखेंगे कि इसका रोजनामचा कैसे होता है। अगर आपको रोजनामचा आ गया तो 3 चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।